तो वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम सीटेट दिसंबर 2023 के लिए पढ़ेंगे और यहाँ पर पेडागोजी और व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला है जिसमें हम कुछ पेडागोजी और कुछ व्याकरण के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ि शब्दौ यथासंख्यम एतत् सूचयतः। संप्रेषणात्मक भाषा, संप्रेषणात्मक मतलब क्या होता है कि ऐसी भाषा जिसके द्वारा हम बोलचाल संभव कर पाते हैं। हम अपनी बात को किसी और के सामने मतलब हमारे सामने जो भी सेकंड पर्सन है हम उसके सामने रख सकते हैं और वो अपनी बात हमें कह सकता है। यही होता है संप्रेषणात्मक। तो इसमें ऐसा पूछ रहे हैं कि जो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है इसमें उपयोगी जो रूढ़ शब्द होते हैं जैसे संख्या, यह क्या सूचित करते हैं? कोशस्योपयोगम, उपयोगम, अर्थम च। कोश का उपयोग मतलब आपके पास जो भी शब्दकोश है उसका उपयोग, और अर्थ का उपयोग, अर्थ और रूप का उपयोग बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम च, व्याकरणम ध्वनि विज्ञानम च। तो देखिए, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में केवल कोश का प्रयोग और अर्थ का प्रयोग करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर अर्थ रूप का, व्याकरण ध्वनि विज्ञान का, ध्वनि विज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें पहले ध्वनि शास्त्र का प्रयोग करेंगे और व्याकरण का। ध्वनि शास्त्र के द्वारा क्या होगा, जब ध्वनि करेंगे, ध्वनि के द्वारा हम अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं, और व्याकरण जब उसमें इंक्लूड होगा तो हमारे वाक्य जो है वो सही और स्पष्ट रूप से, बिना व्याकरण के आप कैसे, पूरी तरह से तो हम व्याकरण का प्रयोग नहीं करते हैं एकदम सटीक तरीके से, लेकिन थोड़ा बहुत व्याकरण जब हम बोलते हैं तो प्रयोग करते हैं ना। बिना व्याकरण के जब हम भाषा को, कोई भी लैंग्वेज हम बोलेंगे तो उसका कोई सही अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसलिए सी नंबर जो है वो आपका राइट हो जाएगा कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में जो उपयोगी रूढ़ शब्द हैं यह ध्वनिशास्त्र और व्याकरण को सूचित करते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, भाषा शिक्षणे नियंत्रणम नाम। भाषा शिक्षण को जो नियंत्रित करता है उसका नाम क्या है? लक्ष्य भाषा का निरर्गल उपयोग करना, मतलब ऐसे ही फालतू में उपयोग कर देना, या परिवीक्षित भाषा शिक्षणम, या परीक्षित मतलब परीक्षण भाषा जिसके द्वारा हम परीक्षण करते हैं, ऐसी भाषा को सीखना। या फिर सी नंबर उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षणम, मतलब शिक्षक द्वारा जो नियंत्रित भाषा होती है उसका शिक्षण। या फिर डी नंबर यथार्थता निर्धारयितुम व्याकरणस्य उपयोगः, वास्तविकता पर निर्धारित व्याकरण का उपयोग। तो देखिए 17 क्वेश्चन जो है इसका जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सबसे सही जो है वो होगा निरर्गल उपयोग नहीं होगा, परिवीक्षित भाषा शिक्षण, परीक्षण नहीं, मतलब इसमें परीक्षण नहीं करना है भाषा का। उपाध्याय नियंत्रित, जब टीचर जो है शिक्षक द्वारा जब नियंत्रित भाषा होगी तो वो इसका शिक्षण अच्छे से कैसे हो पाएगा? ये भी नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, यथार्थतां निर्धारयितुं व्याकरणस्य उपयोगः, मतलब यथार्थता पर निर्धारित व्याकरण का उपयोग, वास्तविकता पर निर्धारित जो व्याकरण है उसका उपयोग करना। ये क्या है? भाषा शिक्षण में
नियंत्रण करता है। वास्तविकता, ठीक, वास्तविकता को निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, छात्रैः कृता सर्वे भाषा दोषाः अध्यापकेन नैव शोधनीयाः यतः। मतलब जो छात्र हैं उनके द्वारा जो किया गया सभी भाषा दोष जो है वो अध्यापकेन नैव शोधनीयाः यतः, अध्यापक द्वारा छात्र द्वारा किया गया सभी भाषा दोष अध्यापकेन नैव शोधनीय, अध्यापक द्वारा शोधन उसका संशोधन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्यों? ये अत्यंत दुष्कर है, ऐसा नहीं है। प्रायः दोषाः भाषावबोधनम सूचयति। देखिए क्या कह रहे हैं कि यह बहुत कठिन है, अत्यंत दुष्कर है, ऐसा नहीं है। त्रुटियां जो होती हैं वो बच्चे को सीखने में समझ प्रदान करती हैं, ठीक। त्रुटियां जो होती हैं भाषा की समझ को प्रदान करती हैं। प्रायः दोषाः जो होता है दोष, त्रुटि, दोष, वो भाषा का अवबोधन मतलब भाषा का ज्ञान कराने की सूचना देती हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। दोष शोधने भाषा बोधनस्य भागो न। दोष शोधन जो है वो भाषा सीखने का साधन नहीं है, सॉरी भाषा सीखने का भाग नहीं है। या फिर डी नंबर, छात्रा शिक्षकान परीक्षितुम सोद्देशम दोषान कुर्वन्ति। छात्र जो है वो शिक्षक की परीक्षा लेने के लिए दोष करते रहते हैं बार बार। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। दोष जो है वो भाषा को सीखने का भाग है, ये सही है। तो देखिए इसमें जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि जब बच्चा गलती करेगा उसके बाद अध्यापक द्वारा उसको संशोधन किया जाएगा, तुरंत नहीं। पहले क्या करना चाहिए, पहले टीचर को ऐसा बोलना चाहिए आप इसको खुद से प्रयास करो। जब वो खुद से प्रयास करेगा उसके बाद उससे नहीं होता है तो उसको जो है टीचर को शिक्षक को छात्र को बताना चाहिए। लेकिन तुरंत वह अपने खुद के दिमाग को जो है क्रियाशील बनाए, खुद से पहले वो सीखे, ठीक है। कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शिक्षा संबद्ध मूलभूताधिकार, शिक्षा संबंधी जो मूलभूत अधिकार है संविधानस्यानेन परिष्करेण कार्यान्वीकृतः। मतलब जो शिक्षा संबंधी मूलभूत अधिकार है वो संविधान में किस संशोधन में स्वीकृत किया गया है, ठीक है। संविधान के किस परिष्करण संशोधन से में कार्यान्वित किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है, इसका अर्थ हो गया संविधान से त्रयशीतिः मेन परिष्करण, मतलब 80वें संविधान 80वें संविधान संशोधन द्वारा। यह संविधान षट्शतीति मतलब 86 86वें संशोधन द्वारा। यह त्रिनवतित मेन मतलब 93, इसका मतलब 93 हो गया। या फिर षण्वतित मेन मतलब 26वें परिष्करण मतलब संशोधन द्वारा। तो शिक्षा संबंधी मूलभूत जो अधिकार है वो संविधान में 86वें 19 का क्या हो जाएगा बी नंबर
86वें संविधान संशोधन द्वारा स्वीकृत किया गया है। किसमें है? 86वें संविधान संशोधन, बी नंबर। ठीक, 19 का बी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 क्वेश्चंस। उच्च प्राथमिक स्तरे पठन कौशलम परीक्षितुम उत्तमोपायः। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो पठन कौशल है उसके परीक्षण के लिए उत्तम उपाय क्या है? देखिए यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इसमें इंक्लूड किया गए हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल को के परीक्षण के लिए उत्तम उपाय क्या होना चाहिए? निगदित पाठ्य पुस्तकों उपयोग, मतलब निगदित मतलब क्या होता है? उल्लिखित, मतलब यहाँ पर जो भी उल्लिखित है पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके, या फिर कठिनतम पाठ के अनुच्छेद का उपयोग करके, जो सबसे कठिन है, कठिन से कभी कठिन है, उस पाठ का अनुच्छेद का उपयोग करके। बी नंबर का ये मतलब हुआ। सी नंबर उचित काठिन्य मतलब स्तर के अनुकूल, उचित काठिन्य स्तर, उच्च प्राथमिक की बात की जा रही है ना, 6 to 8, तो मतलब क्या होना चाहिए उसमें? उचित काठिन्य स्तर, उचित कठिनता स्तर को देखते हुए जो कठिनता होनी चाहिए वो उचित रूप से अदृष्ट पूर्वाणाम और पूर्व में पढ़ा गया अनुच्छेदानाम, अनुच्छेद का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, कठिन स्तर या पूर्व में पढ़ाए गए अनुच्छेद का उपयोग करके, या फिर अभिजात काव्यानाम एवं संग्रहस्यो उपयोगः, केवल विशिष्ट कविताओं के संग्रह का उपयोग करके, केवल विशिष्ट संज्ञाओं का संग्रह का उपयोग करके। तो इसमें जो देखिए 5th क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो पठन कौशल है उसका परीक्षण करने का सबसे उत्तम उपाय ये है, उसको हाँ क्या उपाय है उसका? ये उपाय है कि उचित कठिनता का स्तर जो है वो उचित कठिनता होनी चाहिए, और जो अनुच्छेद है वो पढ़ा गया होना चाहिए। ठीक, इसका उपयोग जब हम करेंगे तो पठन कौशल का परीक्षण करने में ये एक उत्तम उपाय होगा। इसके बाद देखिए छात्राणां स्वायत्तां प्रोन्नति कर्तुं परिणामकारीषु मार्गेषु एकः। छात्राणाम स्वायत्ता, स्वायत्ता मतलब उत्कृष्टता, उसकी जागरूकता, छात्रों की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए, प्रोन्नति कर तुम उसको बढ़ाने के लिए जो परिणामकारी मार्ग है वो उसमें इनमें से एक कौन सा है? परिप्रश्नम कर तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम, मतलब बार बार प्रश्न पूछकर छात्रों को प्रोत्साहन करके, या फिर मतलब परिप्रश्नम प्रश्न करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना कठोर अनुशासन विधि के द्वारा। निगदित पाठ्यानाम सविस्तारम पठनम, पढ़ाए गए पाठ को विस्तार से पढ़ाना। पौन्य पुण्येन छात्राणाम परीक्षणम, बार बार परीक्षण करा के छात्रों का। तो छात्रों की जो उत्कृष्टता है उसको बढ़ाने के लिए, उसमें प्रोन्नति करने के लिए जो परिणामकारी मार्ग है उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए ये ज़रूरी है कि परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम, छात्रों को इस तरह प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो बार बार क्वेश्चन करें। ठीक, बार बार क्वेश्चन करेंगे तो उनको मतलब अलग अलग तरह से चीज़ें मिलेंगी, मतलब हर क्वेश्चन करेंगे, उनके मन में जो भी डाउट्स आएंगे वो उन डाउट्स को टीचर को पूछेंगे तो उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इससे क्या होगा? उनका विकास होगा। तो इसका जो है ए नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए रचनात्मक आकलन से प्रधानोद्देश्य। रचनात्मक आकलन क्या होता है? कि जो नए नए गुण हैं, नई नई चीज़ें हैं, उनको समाहित करना। रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य क्या है? उत्तीर्णतायाम
उत्तीर्णतायाः अनुत्तीर्णतायाश्च निर्धारणम, मतलब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का निर्धारण करना। बी नंबर उपलब्धि का मापन करना। बोधनाभ्यनोत्तीकरणम, छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना, बोधन शैली को बढ़ाना। दोषान्वेषण, दोष का अन्वेषण करना, छात्र दोषान्वेषण होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है। छात्रों के दोषों का अन्वेषण करना, दोष निकालना। तो जो रचनात्मक आकलन करना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? जो रचनात्मक आकलन होता है उसका जो प्रधान उद्देश्य है वो है, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, कि बोधन अध्ययन उन्नतीकरणम, मतलब छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना। बोधन सीखने की, बोधन अध्ययन, ये अध्ययन होगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बोधन, बोधनाध्ययनोन्नतीकरणम। ठीक, तो बोधन उनके ज्ञान के अध्ययन, उनके ज्ञान के अध्ययन का उन्नतीकरण करना, यही होता है रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य। तो इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देखिए, व्याकरण बोधनस्य उत्तमोपायः, व्याकरण बोधन का उत्तम उपाय क्या होना चाहिए? व्याकरण समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? सविवेक व्याकरणांश अभ्यासस्य उपयोगः, व्याकरण खंड अभ्यास का विवेक के साथ उपयोग करना। अलंकार बोधने केंद्रीकरणम, अलंकारिक समझ जो है, अलंकारिक जो बोध है उस पर ध्यान केंद्रित करना। सी नंबर व्याकरण कार्याणाम, व्याकरण कार्यों का एकीकृत करना। व्याकरण सूत्राणाम छात्रा कंठस्थीकरणम, व्याकरण सूत्रों को छात्रों द्वारा कंठस्थीकरण करवाना। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, कंठस्थीकरण तो होगा ही नहीं, रट्टा मार शिक्षा जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो राइट हो जाएगा कि व्याकरण को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो होना चाहिए कि व्याकरण कार्याणाम एकीकृत उपयोग। ठीक, व्याकरण कार्यों का एकीकृत उपयोग अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम मातृभाषा बोलते हैं तो मातृभाषा के लिए उसका जो क्रियात्मक व्याकरण है वो उपयुक्त हो सकता है। छात्र को उस भाषा का प्रारंभिक ज्ञान कराना चाहिए। ठीक, टूटी फूटी भाषा में जो बच्चा बोलता है उसमें संशोधन करके, उसमें व्याकरण का प्रयोग करके, भले वो किसी भाषा में, मातृभाषा में ही बोलता हो, लेकिन उसमें भी जो भी व्याकरण की उपयोगिता होनी चाहिए वो बताकर बच्चे को उसकी तरफ एकीकृत करवाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अलंकार बोधन, सविवेक व्याकरण अभ्यास, ये नहीं होगा। इसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन है, भाषा अध्ययने आकलने च विभागः नाम, भाषा अध्ययन के आकलन, भाषा अध्ययन और आकलन के विभाग का नाम क्या है? साविधिक लेखनिक परीक्षा, मतलब लिपिकीय, लिपि के द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है। प्रतिसत्रम क्रियमाणा मौखिकी परीक्षा, हर साल जो एक मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये फिर सी नंबर छात्रायाः कालिकः कार्यसंग्रहः स तस्याः प्रगतिं दर्शय, छात्र की प्रगति दिखाने के लिए उसके कार्य का एक अस्थायी संग्रह, उसके कार्य का संग्रह होना चाहिए। फिर डी नंबर प्रतिसत्रम छात्र व्यवहार अभिलेखनम, हर साल जो छात्र का व्यवहार है, छात्र की जो प्रतिक्रिया है उसको
रिकॉर्ड के तौर पर रखना। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा अध्ययन आकलने च विभागा नाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक, बच्चे का प्रगति के बारे में, उसका एक एक चीज़ का रिकॉर्ड, उसका व्यवहार कैसा है, क्लास में उसकी एक्टिविटी कैसी है, क्या क्या कराया जाता है, क्या क्या वो करता है, ये सब चीज़ें जो है वो पोर्टफोलियो में एक शीट बनाकर उसमें जो है लिखा जाता है, रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छात्रायाः, छात्रों की कालिका कार्य संग्रह, प्रगति दिखाने के लिए उसके कार्य, प्रगति दिखाने के लिए उसके काम का एक संग्रह, स तस्या प्रगतिम दर्शा, उसके प्रगति को दर्शाने के लिए उसके कार्य संग्रह को एक जगह रखना। ठीक, ये है इसका राइट आंसर। इतिवृत्ताभिलेखनस्य उपयोगः, इतिहास अभिलेखों का उपयोग शैक्षणिक क्षेत्राणां प्रशस्यस्य, शैक्षिक क्षेत्रों की सराहना करने के लिए होता है। जीवनस्य अभिवृत्तीनां मौल्यानां जीवन कौशलानां आकलनम, जीवन के दृष्टिकोण से मूल्य और जीवन कौशल का आकलन करने के लिए होता है। सी नंबर, छात्राणां क्रियात्मक आवश्यकतानां विश्लेषणम, छात्रों की कार्यात्मक आवश्यकताओं का विश्लेषण करने के लिए होता है। भाषिक नैपुण्य आकलने सहायम, भाषाई दक्षता की गणना या फिर भाषाई दक्षता की आकलन में सहायता करना। तो जो इतिवृत्तात्मक अभिलेख है, इतिहास अभिलेखों का प्रयोग, ये जीवन की अभिवृत्तियों का जीवन के दृष्टिकोण से मूल्य और जीवन कौशल का आकलन करने के लिए होता है। ठीक है, जीवन की अभिवृत्तियों को, मतलब जीवन के जो दृष्टिकोण है, चीज़ों को किस दृष्टि से देखा जाता है, उनसे मूल्य और जीवन कौशल का, उनके मूल्य और जीवन कौशल का आकलन करने के लिए इतिवृत्तात्मक लेख का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन, पाठस्य सवेग परिसर्पणम नाम, पाठ का त्वरित प्रसार क्या कहा जाता है? सवेग परिसर्पणम, जो त्वरित, तुरंत जो प्रचार प्रसार किया जाता है, ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निर्दिष्ट सूचनान्वेषण, निर्दिष्ट जानकारी, सूचना का अन्वेषण करना, सूचना की खोज करना। पाठ्य वस्तुओं के प्रमुख उद्देश्य, द्रष्टुम शीघ्रावलोकने, पाठ का मुख्य उद्देश्य देखने के लिए एक त्वरित अवलोकन। असंबद्ध सूचना त्यजनम, अप्रासंगिक जानकारी को जोड़ना, मतलब असंबद्ध सूचना, जो अप्रासंगिक जानकारी है उसको त्यजन करना, त्यजन मतलब छोड़ना। मंदम मंदम सावधानम च पाठ्यस्य पठनम, धीरे धीरे पाठ को धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का, पाठस्य सवेग परिसर्पणम, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। पाठ के त्वरित प्रचार प्रसार के लिए हमें क्या करना चाहिए? सूचना का अन्वेषण करना चाहिए, सही है। पाठ्य वस्तु के प्रमुख उद्देश्य को देखकर उसका अवलोकन करना चाहिए, मंद मंद सावधानी से पाठ को पढ़ना चाहिए। लेकिन इसका जो ये है कि असंबद्ध सूचना को छोड़ना, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक, पाठ के सवेग परिसर्पण के लिए जो असंबद्ध सूचना है उसको छोड़ देना चाहिए, ये हो गया, राइट हो जाएगा। कक्षायाम
शिक्षिका विविधान उपायान प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपयुञ्जिता। उपयुञ्जीत मतलब कक्षा में शिक्षिका विविधानाम उपायान विविध उपायों के द्वारा, प्रक्रियाश्च प्रक्रिया के द्वारा, एतदर्थम उपयुञ्जिता एक प्रसंग को देती है। 1 मिनट थोड़ा इसके पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा इसका विस्तृत व्याख्या कर देती हूँ मैं। सवेग परिसर्पणम, सवेग परिसर्पणम मतलब क्या होता है कि स्वयं ही उत्पन्न, सवेग परिसर्पणम मतलब स्वयं ही उत्पन्न करना। अब इसमें देखिए असंबद्ध सूचना मतलब पाठ के अंतर्गत जो भी ऐसी चीजें हैं जो उस पाठ से संबंधित नहीं है, अनावश्यक चीजें हैं, उनका त्याग करना, वही असंबद्ध सूचना होती है। ठीक, इसके बाद देखिए 12 क्वेश्चन। कक्षायाम शिक्षिका विविधान उपायान प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपयुञ्जिता, कक्षा की शिक्षिका विविध उपायों व प्रक्रियाओं का प्रयोग करती है। एतदर्थम उपयुञ्जिता जो इस प्रकार है। देखिए ए नंबर, स्ववैदग्ध प्रदर्शयितुम, कक्षा में अनेक प्रकार के छात्र रहते हैं। स्ववैदग्ध प्रदर्शयितुम अपनी विशेषता का प्रदर्शन करना, अपनी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए कक्षा में शिक्षिका जो है वो विविध उपायों प्रक्रियाओं का प्रयोग करती है। या फिर बी नंबर, परिणामकारितया छात्रान आकलयितुम, परिणामों के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करना। या फिर सी नंबर, शीघ्रम पदोन्नतिम स्थिरीकर्तुम, शीघ्र पदोन्नति मतलब प्रमोशन लेने के लिए वो ये सब करती है। या फिर विविध छात्र प्रकाराणाम आवश्यकता पूरयितुम, कक्षा में जो अनेक प्रकार के छात्र हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कक्षा में शिक्षिका जो है वो क्या, स्ववैदग्ध प्रदर्शितुम अपनी विशेषज्ञता मतलब उसको जो ज्ञान है उसका प्रदर्शन करने के लिए करती है। नहीं, परिणामकारी छात्रों का मतलब केवल परिणामकारी छात्र नहीं, शीघ्र पदोन्नति नहीं, उसको प्रमोशन भी करने के लिए नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कक्षा में अनेक प्रकार के छात्र रहते हैं। सही बात है, विविध छात्र प्रकाराणाम। तो शिक्षिका क्या करती है, उन सब की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध उपायों और प्रक्रियाओं का प्रयोग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चित्राने पाईचार्ट मध्ये च प्रदत्तम, चित्रांकन, चित्रांकन होगा यहाँ पे। ठीक है, चित्रांकने, चित्रांकने पाई चार्ट मध्य च प्रदत्तम मतलब चित्रांकन वे विषय से संबद्ध पाई चार्ट उनके मध्य प्रदान करके, प्रदत्तम प्रदान करके, विषयम उपयुज्य प्रबंधम रचयितुम उनके उपयोग का प्रबंध या उपाय करके, यदा जब, छात्रों छात्राः निर्दिष्टा छात्रों को निर्देशित किया जाता है, तब तदा तब, उसका प्रधानोद्देश्यम भवति उसका प्रधान उद्देश्य क्या होता है। चित्रांकने चित्र में विषय से संबद्ध पाई चार्ट उनके मध्य जब प्रदान किया जाता है तो विषय से तो उनके उपयोग का प्रबंध या उपाय करके जब छात्रों को निर्देशित किया जाता है तब उनका प्रधान उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए नंबर, विविध तंत्रई विस्तृत अध्ययनम, विभिन्न प्रणालियों का विविध तंत्रों का विस्तृत अध्ययन करना। या फिर प्रशंसा द्वारा सृजनात्मकता या पोषणम, प्रशंसा के माध्यम से रचनात्मकता को बढ़ावा देना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना।
शब्दावल्याः पोषणाय साहित्यिक कौशलानां प्रवृद्धि, शब्दावली के पोषण के लिए साहित्यिक कौशलों को बढ़ावा देना। या फिर चित्रांकनतः शब्द रूपेण विषयाणां परिवर्तनम, चित्रांकन का शब्द के रूप में विषयों का परिवर्तन होता है। चित्रांकनतः चित्रांकन का शब्द रूप में विषयों का परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पर चित्रांकन की बात की गई है और आंसर में भी चित्रांकन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाए वो हो जाएगा डी नंबर। मतलब ये आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, बाकी इस तरह देखकर आप मत करिएगा, कहीं कहीं सटीक तुक्का लग जाता है। लेकिन इसका क्या होगा कि चित्रांकन में विषय से संबंध जो पाई चार्ट है उसको जब मध्य में प्रदान किया जाता है तो उसके जो उपयोगी प्रबंध या उसका उपाय करने के लिए छात्रों को निर्देशित किया जाता है। तो उसका प्रधान उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो चित्रांकन है उसका शब्द रूप में विषयों का परिवर्तन करके बच्चों को सिखाया जाए। ठीक, चित्र है, ऐसा बोल देना चाहिए कि आप इस पे एक कहानी लिखो। ठीक, तो वो चित्र को शब्द में परिवर्तित कर देंगे। इसी तरह इसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन, यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशान् न्यूनतां च ज्ञातुं परीक्षां करोति तादृशी परीक्षा एव भवति। जब अध्यापिका आती है या आगमन पर अवगमने क्लेशान कष्ट और न्यूनता के ज्ञान की परीक्षा करती है, उसका परीक्षण करती है, तो उसे तादृशी परीक्षा भवति। तो वो परीक्षा कैसी परीक्षा कही जाती है? सिद्धि परीक्षा, नैपुण्यता, निदानात्मिका या फिर उपचारात्मिका। तो ऐसी परीक्षा जो होती है जब अध्यापिका आती है या उसके आगमन पर क्लेश या न्यूनता का ज्ञान होता है। ठीक, तो वो उस ज्ञान की परीक्षा जब करती है तो उससे क्या होता है, उसमें उपचारात्मक परीक्षा कहा जाता है। छात्रों की कमियों का उपचार किया जाता है। ठीक, यदा जब अध्यापिका शिक्षिका अवगमने आती है तो क्लेशान न्यूनतान कैसे होता है, कष्ट होता है, उसे क्लेश होता है, न्यूनताम च ज्ञातुम मतलब उससे ऐसा पता चलता है, उससे ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ कष्ट है, कुछ न्यूनता परीक्षाम करोति, ऐसा अनुभूत करती है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी है। तादृशी परीक्षा, ऐसी परीक्षा क्या होती है? ऐसी परीक्षा उपचारात्मक होती है, मतलब छात्र को कुछ दिक्कत है, कुछ कमी है उनमें, तो उसका क्या करना, उपचार करना। ठीक, उपचार करना, ये हो जाएगा राइट डी नंबर। इसके बाद 15 क्वेश्चन देखिए, छात्राः कथायाः अन्तं परिवर्त्य कथां पुनर्लेखितुं यदा निर्दिश्यन्ते तदा प्रधानोद्देश्यः। मतलब छात्रा कथायाम, छात्र की कथा के अंत में परिवर्त कथा पुनर्लेखितुम, कथा के अंत में जब छात्रों से परिवर्तन करके कथा को लिखने के लिए, पुनर्लेखितुम पुनः लिखने के लिए, यदा जब निर्देश दिया जाता है तथा प्रधान उद्देश्य, तब उसका प्रधान उद्देश्य क्या होना चाहिए? कार्य संग्रह कौशल वर्धनम, कार्य संग्रह का कौशल को बढ़ाने के लिए, टिप्पणी लेखन शक्ति वर्धनम, टिप्पणी लिखने का शक्ति को बढ़ाने के लिए, भाव अनुवाद कौशल वर्धनम, भाव अनुवाद कौशल को बढ़ाने के लिए, या फिर छात्र की सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। जब छात्र, एक बार टीचर ने पढ़ाया, अब ऐसा कहा जाता है बच्चों से कि इसको तुम पुनः अपनी भाषा में लिखो जो पढ़ाया गया है, तो उससे क्या होगा, उससे बच्चे की सृजनात्मकता का विकास होगा। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद देखिए 16 क्वेश्चन है, दत्ता हमें कौन सा प्रत्यय है? दत्ता हमें कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो, अक्त है, अक्त्वा है, अनियर है, यत है। तो दा धातु प्लस अक्त प्रत्यय,
तो ये क्या हो जाएगा, दत्ता हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन, सह अत्र तिष्ठेत, सह अत्र तिष्ठेत, रेखांकित शब्द तथा लकार, इसमें रेखांकित शब्द तिष्ठेत में रेखांकित है। तिष्ठेत में कौन सा शब्द है और कौन सा लकार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्था धातु, बैठने के लिए, स्था धातु बैठने के लिए, और इसमें लंग लकार होगा, सॉरी विधिलिंग लकार होगा, ये रॉन्ग है, स्था धातु होगी और विधिलिंग लकार। ठीक, तिष्ठेत तिष्ठिताम तिष्ठेयु, इसी तरह इसका रूप चलेगा। इसका राइट आंसर बी नंबर। युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति, तो इसमें ऐसा पूछा है कि इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का की जगह क्या है, संज्ञा की जगह है। ठीक, संज्ञा ना आई रहे, उसकी जगह जो प्रयोग हुआ वो सर्वनाम हो गया, तो यही सर्वनाम हो गया युष्माकं। चाहे इस तरह लिखिए युष्माकं, चाहे इस तरह, ये दोनों सही है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का युष्माकं हो जाएगा। युष्माकं का अर्थ क्या होता है, युष्मद पद जो होता है, युष्मद, ठीक, ये इसके लिए चलता है युष्मद, और युष्मद में युष्माकं क्या होगा, तुम लोग। ठीक, गृहम कुत्र अस्ति द्विवचन ये नहीं होगा। राइट आंसर ए। अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष, अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का रूप कैसे चलता है, आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्ताम, आस्तम। ठीक, आस्तम, आस्त, इसी तरह चलता है। तो इसमें अस धातु लंग मध्यम पुरुष, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, लंग लकार मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आएगा, आसी, आस्ताम, आसन, आस्त ना, तो इसमें क्या है, आस्ताम। एक मिनट, आस्तम आएगा ना, इसमें आस्ताम ऊपर वाले में आता है, मतलब प्रथम पुरुष में आता है, आस्तम मध्यम पुरुष में आएगा, मध्यम पुरुष आस्तम सही होगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। इसका सी नंबर राइट। आता है के लिए संस्कृत में क्रिया कौन सी प्रयुक्त होगी, प्रतिगच्छति, निर्गच्छति, आगच्छति, अवगच्छति, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगच्छति। आने के लिए आगच्छति का प्रयोग होता है। ठीक, आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है। अव्यय का अर्थ क्या होता है, ना व्ययम इति अव्ययम, अव्यय वह है जिसका इसमें बदलाव नहीं किया सकता है। राम का बदलाव किया जाता है, रामा रामो, इसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जो जहाँ पर जो लता का भी किया जा सकता है, गुरु का भी, लेकिन यहाँ जो यथा है ये क्या है, यथा मतलब जैसे, इसका रूप नहीं परिवर्तित किया जा सकता, तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अव्यय कौन सा है, यथाव्यय है। ज्ञात्वा में कौन सी धातु है, तो 22 क्वेश्चन, ज्ञात्वा में ज्ञा धातु, ज्ञा धातु प्लस अक्त्वा प्रत्यय, क्या बना, ज्ञात्वा। पुष्पम में लिंग कौन सा है, अब ये संस्कृत चल रहा है ना, तो पुष्पम को देख के क्या लग रहा है आपको, फूल, फूल न पुल्लिंग में होगा ना स्त्रीलिंग में होगा, ये होगा नपुंसक लिंग में। ठीक, सी नंबर राइट। प्रतिदिनम में समास क्या है, इसका समास विग्रह करेंगे तो दिनम, दिनम प्रति, इसका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक,
अव्यय आता है इसमें, अव्ययी भाव समास। 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अव्ययी भाव। उपेंद्रा, उपेंद्रा में कौन सी संधि है? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उपधन इंद्रा, और इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। ठीक, आद गुणा सूत्र चलता है इसका, आद गुणा, ठीक, गुण संधि है। तो ये आज की प्रैक्टिस वैदिक गुरु चैनल पर आप लोग देख रहे थे। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। इस पर बने रहिए। आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस दिखाया गया कि इसको देखकर समझिए कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करिए। और यूपी टेट और सी टेट, ये यूपी टेट, यूपीटीटी और सीटीईटी दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर यूपीटीटी के सिलेबस में ज़्यादातर आपको व्याकरण देखने को मिलता है। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस व्याकरण के भी रखे हैं जो आपके सीटेट के दृष्टिकोण से भी मतलब महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको यूपी टेट में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी शिक्षण के क्वेश्चंस जो आपको दिए हैं वो सीटेट के लिए है। तो ये दोनों एग्ज़ाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। वीडियो को पूरा देखकर अच्छे से एनालिसिस करिएगा, ठीक है। बाकी जो आपको पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट दिया जा रहा है, आगे का जो भी है चैप्टर्स, वो पूरे चैप्टर्स आपको दिए जाएंगे। इस बार टाइम है तो पहले से ही आप थोड़ा पढ़ते रहिए, बाद में ना हो कि जब आपका नोटिफिकेशन आए या फिर जब आप फॉर्म भरे तब से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर आपका कवर नहीं हो पाएगा। बाद में ऐसे ही होगा कि नहीं हो पाया हमारा। तो आपको ये टारगेट रख के चलना है कि आपको संस्कृत और हिंदी का जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, हमें इसमें से 45 क्यों, इसमें से हमें 55 प्लस लाना है। 60 क्वेश्चंस, 30 नंबर जो है संस्कृत के होंगे, 30 नंबर हिंदी के होंगे। तो इसमें से हमें 55 प्लस लाना है। हिंदी और संस्कृत तो एकदम से हमें कंठस्थ कर लेना है कि हमें इसमें से इतना लाना ही लाना है कैसे भी करके, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर धीरे धीरे सारे कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, सब फ्री में होगा। और आपका ये प्रैक्टिस सेट भी धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाएगा, एकदम अच्छे से डेफिनेशन डिफाइन करते हुए। तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी और अच्छे से सब कुछ कराया जाएगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। वीडियो को देखिए, अभी से देखिए, सोइए नहीं, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। 2024 से पहले पहले बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, वो आपको क्लियर करना है, ठीक है। कंठस्थ कर लीजिए कि वो आपको क्लियर करना है। यूपी टेट और सी टेट ये दोनों आएगा ही आएगा, इसके बाद ही आएगा कुछ। तो जब तक इसको नहीं क्लियर कर पाओगे आगे के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, इसलिए इस पे पहले फोकस करो। इसके साथ साथ सुपर टेट के लिए भी आप ये देख सकते हो, ठीक। सुपर टेट में भी जो 10 मार्क्स का संस्कृत इंक्लूड है, वो भी आपका 20 नंबर की हिंदी, 10 नंबर का संस्कृत। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपको व्याकरण से ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।